अशोक अपने शिलालेख में एक जगह लिखे हुए हैं कि आदमी को बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत का मतलब कि सबको सबकी सुनना चाहिए, लेकिन सबको सबकी सुनने के लिए हर व्यक्ति के अंदर क्या गुण होना चाहिए? वो गुण होना चाहिए वाक संयम। जब तक व्यक्ति के अंदर वाक संयम नहीं होगा तब तक वो बहुश्रुत नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा कि तू एक हिंदू मारेगा तो 10 मुसलमान मारूंगा, कोई कहेगा कि तू एक मुसलमान मारेगा तो 10 हिंदू मारूंगा। जब ऐसी वाणी का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप बताइए कोई बहुश्रुत कैसे हो सकता है? बहुश्रुत होने के लिए शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्द ही हमारे वो परिस्थितियों को बदलने में समर्थ हैं। इसलिए अशोक ने शब्दों की बहुत बड़ी गरिमा समझी, इसलिए उन्होंने अपने शिलालेख में बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से लिखा कि वाक संयम होना चाहिए। और जब वाक संयम होगा तो बहुश्रुत होगा, आदमी सबकी सुनेगा, और जब सबकी सुनेगा तो एक सार अंश निकल के आएगा। उसके लिए अशोक ने क्या कहा? उसके लिए अशोक जी ने कहा कि मैं किसी भी धर्म के सार तत्व की वृद्धि चाहता हूँ, सार तत्व की। और सार तत्व हर धर्म में कुछ न कुछ है, हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ न कुछ सार तत्व है। कर्मकांड को महत्व उन्होंने नहीं दिया, जिससे सीधा मानव कल्याण का संबंध है वो सार तत्व कहलाया। अब माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये कौन धर्म नहीं चाहेगा? अगर ये बात सारे धर्म के लोग कहते हैं तो ये सार तत्व है उसका। हर व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, ये कौन धर्म नहीं चाहता? तो ये सार तत्व है। तो सम्राट अशोक ने कहा कि लोग अपने वाक संयम को रखते हुए बहुश्रुत बने, और जब बहुश्रुत होंगे तो क्या होगा? अब सोचिए, कल्पना करिए कि कोई हिंदू का प्रवचन अगर मुसलमान ध्यान से सुनेगा, कोई मुसलमान की तकरीर हिंदू ध्यान से सुनेगा तो माहौल कैसा होगा, वो परिस्थिति कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। इसलिए सम्राट अशोक ने कहा, इसलिए अशोक को दुनिया का सबसे सहिष्णु राजा कहा जाता है। और इसी सहिष्णुता को बहुत सारे लोग अलग नाम देते हैं, अलग नाम दे देते हैं। हथियार रख देने को कमजोरी समझते हैं, कायर समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अशोक ने तो हथियार रख दिया। अरे युद्ध नहीं करने वाला कायर नहीं होता है, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाने वाला कायर होता है। युद्ध जो करते हुए जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसे कायर कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लग जाए कि युद्ध से मानवता कल्याण नहीं हो सकता, और सच्चाई यही है कि कोई व्यक्ति अगर मानवता का कल्याण चाहता है, लोक कल्याण का चाहता है, वो युद्ध का प्रेमी कभी नहीं हो सकता। क्योंकि लोक कल्याण और युद्ध ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं। अगर लोक कल्याण मन में है तो फिर युद्ध मन में नहीं आ सकता, अगर युद्ध मन में है तो लोक कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बहुत दूर तक दूरदर्शी होकर के अशोक ने बात कही, और उन्होंने इतना समर्थ सेना रखा। और उसी अशोक के बाद से ही, अशोक से पहले जो राजा अपनी सेना रखते थे वो आक्रमण करने के लिए रखते थे, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए सेना रखते थे। उसका काम ही होता है कि एक राजा को जीत लिया, दूसरे राजा पर आक्रमण करने की योजना, यही आक्रमण करते और कराते ही पूरा जीवन राजा का समाप्त हो जाता था। सम्राट अशोक को अब तक भारतवर्ष में एक तरह से समझिए जनरल नॉलेज की सामग्री समझ करके पढ़ा गया है। और ख़ासकर मैं उन अंग्रेज़ों का, जेम्स प्रिंसेप का, कनिंघम का, फ्रूरर का, कर्नल टाड का, तमाम जो हमारे अंग्रेज, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि खासकर वो अंग्रेज ना आते हमारे देश में और ज़मीन के अंदर से खोद कर भगवान बुद्ध को, अशोक को बाहर न निकालते तो शायद हमारे आप जैसा स्पीकर यहाँ बैठकर कुछ बोल नहीं रहा होता। और उन खंडहरों पर गिद्ध और कौआ उड़ उड़ करके उन खंडहरों पे शौच कर रहे होते। लेकिन आज कनिंघम की देन है, फ्रूरर की देन है, कर्नल टाड की देन है, जेम्स प्रिंसेप की देन है कि इन लोगों ने उन पवित्र जगहों को पवित्र स्थल तक पहुंचा दिया। क्योंकि एक अंग्रेज हमारे देश में आया था, तो जब वो देश में घूम रहे थे तो घूमने के बाद उन्होंने एक बात कही कि भारतवर्ष की खंडहरों को घूमने के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि भारतवर्ष के पास अतीत तो है मगर इतिहास नहीं है। समझिएगा इस बातों को आप लोग सारे लोग कि अतीत किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के पास अतीत तो है लेकिन इतिहास नहीं है। तो पहली बार अंग्रेजों ने ही इस भारतवर्ष के खंडहरों को खोद करके उसकी सच्चाई को जान करके उसको इतिहास में कन्वर्ट किया।
उसको सूचीबद्ध तरीके से कन्वर्ट करके व्यवस्थित किया। तो जो उन्हें लगा, जो शब्दों के माध्यम से लगा, उनको किताबों में व्यवस्थित किया, और जो सच्चाई दिखी उनको संग्रहालय में व्यवस्थित किया। आकाश अगर ये दोनों चीज़ें ना होती, और भारतवर्ष में तो मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि भारतवर्ष में तो इतिहासकार थे ही नहीं। भारतवर्ष में तो ग्रंथकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, कथाकार थे, गीतकार थे, बहुत सारे कार थे, लेकिन एक भी इतिहासकार नहीं थे। ये तो अंग्रेज़ों ने जो लिख करके इतिहास को लिखा, उसी इतिहास को पढ़ पढ़ करके हमारे देश में इतिहासकार पैदा हुए। इसीलिए बहुत सारे आज के जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो जब इतिहास लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि कनिंघम के अनुसार, कर्नल टाड के अनुसार, जस्टिन के अनुसार, और तमाम बहुत सारे इतिहासकार जो यहाँ के इतिहास को खोज करके निकाला और जिस तरह से व्यवस्थित किया, उसी को पढ़ पढ़ करके हमारे देश में इतिहासकार पैदा हुए। और आज वही लोग उसी इतिहास को तरह तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुरातन इतिहास है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है, और जो बाद का होता है वो ज़मीन के बाहर का होता है। लेकिन जिस संस्कृति के व्याख्याकार नहीं होते हैं, वो संस्कृति स्वयं ही नष्ट हो जाती है या उसकी गलत तरीके से व्याख्या कर दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जब भी कोई युग बदलता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग, मेरी आवाज़ जा रही होगी तो, युग परिवर्तन, कोई भी युग का परिवर्तन कब से माना जाता है, इसका तिथि से कोई मतलब नहीं होता। 1991, 92, 93, 94 ये तो डेट के अनुसार है, लेकिन इसको युग परिवर्तन नहीं कहा जाता है। युग परिवर्तन वहाँ से माना जाता है जहाँ से सभ्यता, संस्कृति और शब्द बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार जो बैठी है इस समय दिल्ली में, जिस संस्था का नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, उस संस्था का नाम रख दिया नीति आयोग। अब बताइए, जब योजना आयोग था तब भी उसका काम रोड का नीति नियम बनाना ही था, रोड बनाना, सड़क बनाना, तमाम जो काम होता था वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा होता था। तो अब उसका नाम योजना आयोग ना हो करके नीति आयोग हो गया, तो काम वही हो रहा है। लेकिन अब नीति आयोग जब जिस दिन से हो गया, उसी दिन से मोदी युग कहा जाएगा। उसी दिन से अगर ये सिर्फ प्लानिंग कमीशन ही रह गया होता, योजना आयोग का नाम रह गया होता, तो फिर वो 1947 से जो युग शुरू हुआ है वही युग माना जाता। तो जहाँ से शब्दावली बदलना शुरू हो जाती है वहाँ से युग परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, उसी तरह आज जिसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस हमारे भाई को विकलांग कहा जाता था। तो विकलांग कब तक कहा जाता था? जब तक ये सरकार नहीं बनी थी उसके पहले उसका नाम विकलांग शब्द था। लेकिन जब सरकार बदल गई तो उन्होंने विकलांग शब्द को हटा करके, माने फीचर वही रहा, शब्द बदल दिया गया, तो उसको दिव्यांग कहना शुरू हो गया उसी दिन से। तो यहाँ पर तो परिवर्तन दो तरह का होता है। एक में क्या होता है कि फीचर वही रहने दिया जाता है, शब्द बदल दिया जाता है, और एक जगह ऐसा होता है कि शब्द वही रहता है, फीचर बदल जाता है। जैसे दो उदाहरण मैं दूंगा आपको इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा बात। एक उदाहरण वो है, जैसे राक्षस जो शब्द है, राक्षस शब्द कहते ही हमारे मन में कौन सा भाव आने लगता है? एक विराट चेहरा आने लगता है, बड़ी बड़ी दांतें, बड़े बड़े मोछ, विकराल चेहरा, माने राक्षस शब्द बोलते ही एक ऐसा ही चेहरा दिमाग में तुरंत ऑटोमेटिक जो है कल्पना में आ जाता है। तो क्या हमने कभी राक्षस को देखा है? अब राक्षस को जब देखा नहीं है तो कैसे पता चला हमको कि राक्षस का चेहरा ऐसा ही होता है? अगर राक्षस का मतलब ऐसा होता तो सम्राट अशोक के मंत्रिमंडल में जो सबसे विद्वान अधिकारी होते थे उसका नाम था अमात्य राक्षस। तो उस राक्षस शब्द को भविष्य में बेइज्जत करने के लिए शब्द वही रहने दिया गया, उसका फीचर बदल दिया गया। शब्द वही रहने दिया गया, फीचर बदल दिया गया, और उस फीचर को बदलने से क्या हुआ कि राक्षस शब्द आते ही दिमाग में आपको फीचर याद आने लगा जो उसके पीछे दिखाया गया है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि फीचर वही रहता है, उसके शब्द बदल दिए जाते हैं। जैसे हाथ का टेढ़ा मेढ़ा होना पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, लेकिन अब हाथ के टेढ़ा मेढ़ा यानी फीचर वही रह गया उसका, अब उसको शब्द दे दिया गया कि यह जो है दिव्यांग है। तो अब दिव्यांग जिस दिन से हो गया उस दिन से वो मोदी युग माना जाएगा, एक युग बदल गया उसी दिन से। तो जब से शब्द बदलना शुरू हो जाते हैं तब से युग परिवर्तन होता है।
और हम लोगों को इस रहस्य को समझने में बड़ा देर लगा, इसलिए हम लोग भी अब समझ गए हैं। और सम्राट अशोक क्लब के जो कार्यकर्ता हैं, जो विद्वान हैं, ये लोग भी अब अपने शब्दों का निर्माण करना शुरू कर दिए हैं। और आप लोग अधिक से अधिक अपने शब्दों का प्रयोग करिए। हम भी कभी आप लोगों की तरह ही आज से 25 साल पहले किसी गांव से जुड़े थे और जुड़ करके धीरे धीरे लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। और आज आप लोगों की मेहनत से ये ज़मीन ग्रेटर नोएडा में ज़मीन रजिस्ट्री होने जा रही है। ये आप लोगों की कठिन तपस्या का है। और इसी सम्राट अशोक के जयंती पर, और कितनी खुशी की बात है कि 25 साल पूरे हुए तभी हम लोगों ने ज़मीन खरीदने का प्लान बना। ये देखिए, सब बड़ा संजोग है। और ज़मीन हम बहुत दिनों से खोज रहे थे कहीं खरीदने के लिए, और ज़मीन कहाँ मिली? वो ज़मीन में मिली तो गौतम बुद्ध नगर में। मतलब संजोग है कि ज़मीन में मिली तो गौतम बुद्ध नगर में मिली हम लोगों को। हाँ, और ऐसी जगह मिली जहाँ गौतम बुद्ध का विश्वविद्यालय पहले से पड़ा है, खाली हम लोग को जाकर एंट्री मारना है। तो ये सारी परिस्थितियाँ यूँ ही नहीं हो रही भाई साहब, आप लोग जान लीजिए। ये कुछ भी यूँ ही नहीं हो रहा है। ये 25 साल में ही ये काम क्यों हुआ? और ऐसे लोग 30 में सहयोग करने वाले क्यों मिल गए? ये सब यूँ ही कुछ नहीं हो रहा है। अगर भूपेश जी, रवि जी, तमाम लोग जो इसमें जुड़े और हमारे कार्यकर्ताओं ने जम के जो मेहनत किया है, ये सब कुछ यूँ ही नहीं हो रहा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो विजन पाल रखा है आज 2500 वर्ष से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से सहयोग आ रहा है, कहाँ से क्या, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर भी क्योंकि 7 लाख संगठन जुटाने वाला, जब मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ गेस्ट थे तब भी हम 7 लाख जुटा पाए थे। और इतना बड़ा संगठन था और कम से कम 1.5 करोड़ रुपया जुटाया और ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के मूड में आ गया है। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से अपने कार्यकर्ताओं का नमन करता, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग काबिले तारीफ़ हैं, इसकी कोई सराहना शब्दों से नहीं की जा सकती है। इसलिए बहुत बधाई देते हुए, और आप लोग अभी आगे और युद्ध जीतने हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, अभी तो बहुत भी काम करने हम लोगों को है। इसीलिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए, हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं, अपने सारे गेस्टों का सादर अभिनंदन करता हूं कि इस जूम वर्चुअल की मीटिंग की वजह से हम लोग आप लोगों का ठीक से सम्मान नहीं कर पाए, ठीक से आदर नहीं कर पाए। फिर भी हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्चुअल तरीके से काम करने की वजह से अगर कहीं त्रुटियाँ हुई होगी तो आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ इस पर आएंगे और कोई कमी नहीं होने देंगे और पूरे हर्षोल्लास से अशोक जयंती को मनाएंगे। तो आप सभी को पुनः अशोक जयंती की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। थैंक यू।